जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका 14 जुलाई को एसएससी सीजीएल या उसके बाद एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सारे सवाल आपके एसएससी के लेवल के सवाल रखे गए हैं। आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपको आज की क्लास से देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। हमारा पहला सवाल पूछा गया कि फूलदेई महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना, असम, केरल, उत्तराखंड। दोस्तों, आपको बता दें फूलदेई महोत्सव इसका संबंध किस राज्य से है तो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, उत्तराखंड में एक फेस्टिवल और मनाया जाता है, आपको याद होगा हरेला। हरेला दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे कि हरेली कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। हरेली, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करें अगर तेलंगाना की, दोस्तों आपको याद होगा तेलंगाना में दोस्तों क्या मनाता है? बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना। और दोस्तों बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना। और दोस्तों आपको एक चीज़ मैंने और बताई थी, तेलंगाना में दोस्तों रमप्पा मंदिर ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा यूनेस्को विश्व धरोहर यानी कि 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर है। कौन से क्रम की है? 39वीं विश्व धरोहर है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कुल कितनी विश्व धरोहर हैं? 40। 39वीं कौन सी है? रमप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों 40वीं कौन सी है? धोलावीरा। इस सवाल को आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा रामसर साइट, वर्तमान समय में कुल कितनी रामसर साइट है? कुल 275 रामसर साइट है। कितनी? 75। इस सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व हैं 53। कितने? 53 टाइगर रिजर्व हैं। और दोस्तों 53वां कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश है। इन सारे सवालों को आप नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मूल पशुपालक सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको दोस्तों बता दें मूल पशुपालक सांख्यिकी 2022 इसकी रिपोर्ट जारी की गई है और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक वाला राज्य कौन सा बन चुका है? राजस्थान। तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया है उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मांस यानी कि दोस्तों मांस उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। मांस के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आपको याद होगा आंध्र प्रदेश का संबंध किससे है? जल्दी से बताएंगे आप। और राजस्थान में दोस्तों ऊन उत्पादन। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊन उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और दोस्तों दुग्ध उत्पादन में कौन सा है? वो भी राजस्थान है। मांस के उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश है दोस्तों अंडे के उत्पादन में। अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। कोई सा भी आंकड़ा आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ? शिव शंकरी को मिला है, डेविड चिपरफील्ड को मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों सरस्वती सम्मान 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, शिव शंकरी जी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखें। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला सवाल होगा। अब बात करें ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए शिव शंकरी इनको किस लिए दिया गया है तो आपको ध्यान में रखना है सूर्यवंशम। किस लिए दिया गया है? सूर्यवंशम। दोस्तों सूर्यवंशम के लिए इनको दिया गया है। इसकी बुक है सूर्यवंशम, बुक के लिए इनको दिया गया है। और दोस्तों कौन से क्रम का है? ये दोस्तों 32वें क्रम का है। ये सवाल भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों बात करें ऑप्शंस के लेकर, डेविड चिपरफील्ड इनको मिला है प्रित्जर अवार्ड। कौन सा दोस्तों? प्रित्जर अवार्ड 2023।
प्रित्जर अवार्ड 2023 किसको मिला है? डेविड चिपरफील्ड को मिला है। और दोस्तों ये किस लिए दिया जाता है? तो आपको याद होगा ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रित्जर अवार्ड। अगर आपको याद हो 2022 वाला किसको मिला था? फ्रांसिस कैरे। किसको मिला था? फ्रांसिस केरे, इनको मिला था दोस्तों 2022 वाला। और 2023 वाला किसको मिला है? डेविड चिपरफील्ड। ये सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए ये प्रित्जर अवार्ड दोस्तों किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? ये एक फाउंडेशन है, हयात फाउंडेशन। कौन सा? हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है प्रित्जर अवार्ड। और हयात फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1979। इस सवाल को भी आपको नोट करना है। जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं आपको नोट कराते चल रहा हूँ। ज्ञान चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इनको दोस्तों क्या मिला है? व्यास सम्मान। क्या मिला है? व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। कौन से क्रम का है? ये भी दोस्तों 32वें क्रम का है। इस सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्ञान चतुर्वेदी को किस लिए दिया गया? इनका एक उपन्यास है पागल खाना, इसलिए दिया गया है। इन सारे सवालों को आप नोट करें। अब दोस्तों एक ऑप्शन बचता है हमारा, डॉक्टर माधव हाड़ा। इनको दोस्तों क्या मिला है? 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा दोस्तों? 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है इनको। दोस्तों सवाल एक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक सवाल से 8 से 10 सवाल बताए हैं। ये सवाल आप नोट करते चलिएगा, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईरानी कप 2022-23 का विजेता कौन बना? रेस्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, गुजरात। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों ईरानी कप 2022-23 इसका विजेता कौन बना है? तो आपको ध्यान में रखना है ये रेस्ट ऑफ इंडिया बना है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका उप विजेता कौन है, यानी कि दोस्तों ये रेस्ट ऑफ इंडिया ने किसको हराया है? मध्य प्रदेश को हराया है। यानी कि दोस्तों उप विजेता कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों मध्य प्रदेश है। अगर दोस्तों बात करें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आपको याद आ रहे होंगे 36वें राष्ट्रीय खेल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों गुजरात में हुआ था। और इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इस सवाल को आप ध्यान में रखें। मैं आप दोस्तों याद रखिएगा 37वें राष्ट्रीय खेल, 36वें कहाँ हुए थे? गुजरात। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? ये दोस्तों गोवा में होने वाला है। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो ने INS 2V ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया है? करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है। भूटान, नेपाल, भारत, अमेरिका। दोस्तों आपको याद रखना है इसरो ने INS 2V ग्राउंड स्टेशन इसका उद्घाटन कहां पर किया है? ये दोस्तों भूटान में किया है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब भूटान की राजधानी दोस्तों कहां पर किया है? थिम्पू। कहां पर किया है? थिम्पू। ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा अमेरिका का दोस्तों एक आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस मिशन ये दोस्तों किसके द्वारा भेजा गया? नासा के द्वारा भेजा जा रहा है, आपको याद होगा। और दोस्तों किसका मिशन है? अमेरिका का मिशन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर दोस्तों चंद्रमा पर भेजने के लिए, चंद्रमा पर दोस्तों मनुष्य को पहली बार भेजा जाएगा। और दोस्तों अगर आपको याद होगा इसमें एक पहली महिला भेजी यानी कौन? क्रिस्टिना कोच। ये सवाल आपको ध्यान में रखना, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक बना है, रोजर फेडरर बने हैं, कार्लोस अल्कराज बने हैं, राफेल नडाल बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। पिछली बार SSC में सवाल पूछा गया था कि सबसे पुराना टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर था विंबलडन ओपन। आप सब जानते हैं कि साल में 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर तो दोस्तों इसका पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है 2023 में? तो आपको नाम याद रखना है नोवाक जोकोविक। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है इसकी महिला विजेता कौन बनी, आपको इसकी महिला विजेता का भी नाम याद रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आर्या सबलेंका। आर्या सबलेंका ये दोस्तों इसकी महिला विजेता बनी है 2023 के अंदर। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन को लेकर, दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये दोनों समाप्त हो चुके हैं। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन को लेकर तो दोस्तों इसका पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। लेकिन दोस्तों इसकी महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो आपको नाम याद रखना है
ईगा स्वेटेग। कौन दोस्तों? ईगा स्वेटेग करके इनका नाम है। इनका नाम आपको याद रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये दोस्तों पोलैंड की रहने वाली हैं। ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों आपको याद होगा, आपसे एक सवाल और पूछा गया था कि अभी हाल ही में किस टेनिस के खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो आपको ध्यान में नाम रखना है रोजर फेडरर। और कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इस सवाल को भी आप नोट करें। एक सवाल आपको और यहाँ पर नोट करना है कि 2022 में यूएस ओपन, कौन सा दोस्तों? 2022 का यूएस ओपन, 2022 का यूएस ओपन का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने जीता था। और महिला कौन थी? महिला दोस्तों ईगा स्वेटेग थी। इन दोनों ने 2022 वाला यूएस ओपन का खिताब जीता था। ये सवाल भी आपसे एसएससी में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा 23। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 161वां स्थान रहा है, 126वां स्थान रहा है, 107वां स्थान रहा है कि 108वां स्थान रहा है? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 126वां स्थान रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। अगर हम बात करें 161वां स्थान विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सा दोस्तों? विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 161वां स्थान रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और दोस्तों इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस सवाल को भी आप लिख लें। 107वां स्थान दोस्तों भारत का किसके अंदर है? ये भुखमरी सूचकांक में है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसको भी आप लिख लें। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए 108वां स्थान, ये दोस्तों किसमें? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 108वां स्थान है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण स्थान मैं आपको बोलता हूं, इनको आप नोट करते चलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं इसको आप लिखते चलिएगा, इनमें से सवाल बाहर आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? इस बार 8वां स्थान रहा है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए रसद प्रदर्शन सूचकांक ग्लोबल फायर, दोस्तों ग्लोबल फायर पावर, सॉरी माफ कीजिएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कहते हैं रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? 38वां स्थान रहा है। कौन सा? 38वां स्थान रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, इनको आप नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? दोस्तों आपने बजट 2023 पढ़ा होगा, उसमें दोस्तों इस सवाल का जिक्र किया गया था। तो 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना रहेगी। पीएम प्रणाम योजना, मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना। दोस्तों आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है अमृत धरोहर योजना। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। और ये दोस्तों ऑप्शन में तीनों योजनाएं देके रखी हुई, ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पीएम प्रणाम योजना, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या था? पृथ्वी माता के पुनरुद्धार हेतु, पृथ्वी माता का पुनरुद्धार। दोस्तों ये क्या हो गया? सफाई है, और इसका दोस्तों जलवायु से संबंधित है। इन सब चीज़ों के बारे में किसमें बात की गई है? पीएम प्रणाम योजना। तो आप इसको लिख सकते हैं पृथ्वी माता का पुनरुद्धार, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए योजना चलाई गई है, पुनरुद्धार के लिए योजना चलाई गई, इसको आप नोट करें। मिष्टी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोस्तों जो तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैनग्रोव पहल है। कैसी पहल है ये दोस्तों? मैनग्रोव पहल है। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप नोट कर लें। मैनग्रोव पहल है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना, आपको याद होगा पीएम विकास या पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। ये दोस्तों पारंपरिक शिल्पकारों का विकास है, पारंपरिक शिल्पकार,
शिल्पकारों का विकास, पारंपरिक जो शिल्पकार हैं इनका विकास करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? पीएम विश्वकर्मा योजना। इस सवाल को आप नोट करके रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और एक सवाल दोस्तों आपको और यहाँ पर लिख लेना है, मिलेट का उत्कृष्टता केंद्र, इसका दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? हैदराबाद में बनाया जाएगा। इस सवाल को भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों क्लास के अंत में आज बहुत ही बड़ी सूचना देने वाला हूं। अगर आपका कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की सूचना सुनकर जाइएगा, आपकी परीक्षा में 100% बहुत ही लाभकारी सूचना होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर शुरू हुआ? फतेहाबाद में शुरू हुआ है, बुरहानपुर में शुरू हुआ है, मऊगंज में शुरू हुआ है कि पंचगनी में शुरू हुआ है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहां पर शुरू हुआ है? फतेहाबाद में शुरू हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप नोट कर लें। ये बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपको नंबर दिलाएंगे। अगर हम दोस्तों बात करें बुरहानपुर की, तो दोस्तों आपको याद होगा भारत का पहला भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा बन चुका है? बुरहानपुर, जो कि कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें मऊगंज, मध्य प्रदेश का दोस्तों 53वां जिला, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बन चुका है? मऊगंज। आपको याद होगा पंचगनी, ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आपको मैंने कई बार नोट कराया है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? पंचगनी, महाराष्ट्र। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप है, और इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? ये दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। देवस्थल उत्तराखंड। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। देवस्थल उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई है। इसको भी आप ध्यान में रखें, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया लद्दाख में दोस्तों एक फेस्टिवल मनाते हैं, लोसर फेस्टिवल। कौन सा? लोसर फेस्टिवल। और एक फेस्टिवल मनाते हैं हेमिस फेस्टिवल। कौन सा? हेमिस फेस्टिवल। ये सब सवाल भी आपको ध्यान में रखने, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों एनडीबी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें। 100% इस दोस्तों स्लाइड से आपकी परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा। ईरान को बनाया गया, तिमोर लिस्ते को बनाया गया है, फिनलैंड को बनाया गया कि मिस्र को बनाया गया है? दोस्तों आपको बता दें न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका दोस्तों नवीनतम सदस्य कौन बना है? इजिप्ट, मिस्र बना है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। इसको दोस्तों इजिप्ट भी कहते हैं। अगर आपको याद हो कोप 27 इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इजिप्ट, मिस्र में हुआ है। लेकिन दोस्तों कौन से स्थान पे हुआ है? एक स्थान है यहां पर शर्म अल शेख। दोस्तों एक स्थान है शर्म अल शेख, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए इसके वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? आपको याद होगा अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस सवाल को आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। हमारे लिए चारों ऑप्शंस, ये दोस्तों सभी ऑप्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ईरान दोस्तों किसका नवीनतम मेंबर बना है? एससीओ का दोस्तों नवीनतम मेंबर यानी कि 9वां मेंबर कौन बन चुका है? ईरान बन चुका है। और एससीओ इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। आपको दोस्तों याद होगा एससीओ इसका पहला क्या नाम था? संघाई 5। दोस्तों इसका पहले क्या नाम था? संघाई 5, क्योंकि इसमें पहले दोस्तों 5 ही मेंबर शामिल थे। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका नाम एससीओ कब पड़ा था? 2001 में इसका नाम एससीओ पड़ गया था। ये सवाल आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम बात करें तिमोर लिस्ते, आपको दोस्तों याद होगा आसियान का नवीनतम मेंबर किसका?
आसियान का दोस्तों नवीनतम मेंबर कौन बन चुका है? तिमोर लेस्ते। कौन से क्रम का है ये दोस्तों? 11वां मेंबर बन चुका है आसियान का। ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बात करें फिनलैंड, फिनलैंड दोस्तों आपको याद होगा नाटो, नाटो का नवीनतम मेंबर कौन बन चुका है? फिनलैंड। कौन से क्रम का बन चुका है दोस्तों नाटो? नाटो में पहले 30 सदस्य थे, अब कितने हो गए? 31। ये सवाल अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा भी गया है। सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, वीडियो की परीक्षा में सवाल पूछा गया जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हुई थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? लुइस कैफरली को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है, जॉर्जी गोस्पिनोट को मिला है या गीतांजलि श्री को मिला है? ये चारों नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एबेल पुरस्कार 2022 ये दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये लुइस कैफरली को मिला है। आपका माफ कीजिएगा दोस्तों, ये डेनिस सुलेबिन को मिला है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2022 वाला एबेल पुरस्कार किसको मिला है? डेनिस सुलेबिन को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 2023 वाला, 2023 में दोस्तों एबेल पुरस्कार किसको मिला है? लुइस कैफरली को मिला है। ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 में किसको मिला है? लुइस कैफरली को, और 2022 वाला डेनिस सुलेबिन को। और दोस्तों ये गणित का, किसका? गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। यह सवाल आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें जॉर्जी गोस्पिनोप, इनको दोस्तों क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? ये दोस्तों जॉर्जी गोस्पिनोप को मिला है। और दोस्तों आपको बता दें 2022 वाला किसको मिला है? 2022 वाला आपको याद होगा गीतांजलि श्री को मिला है। किस लिए मिला था? रेत समाधि के लिए मिला था। ये सब सवाल आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया। 2023 में दोस्तों एबेल पुरस्कार किसको मिला? लुइस कैफरली को मिला। 2022 वाला किसको मिला? डेनिस सुलेबिन को मिला। और एबेल पुरस्कार का संबंध किससे है? गणित से संबंधित है, मैथमेटिक्स से संबंधित है। जॉर्जी गोस्पिनोप को दोस्तों क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। और 2022 वाला किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला। किस लिए मिला था? आपको याद होगा रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिला प्रीमियर लीग 2023 का उप विजेता कौन बना? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स बनी, मुंबई इंडियंस बनी, यूपी वॉरियर्स बने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बने हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है महिला प्रीमियर लीग, इसका दोस्तों आयोजन पहली बार ही हुआ है। और दोस्तों कौन जीता है? सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपसे उप विजेता पूछा गया है। तो उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। और इसका विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस। दोस्तों सवाल बहुत सही से पढ़ेगा आप पेपर के अंदर। कई बार आपसे दोस्तों विजेता पूछा जाता है और आप दोस्तों उप विजेता लगा के चले जाते हैं, और कई बार आपसे उप विजेता पूछा जाता है और आप विजेता बता देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है मुंबई इंडियंस इसकी विजेता बनी है और इसकी उप विजेता टीम कौन सी है? दिल्ली कैपिटल्स। अगर हम बात करें महिला प्रीमियर लीग, इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 5 टीमों ने भाग लिया था। कितनी? 5 टीमों ने। सवाल नोट करते चलिएगा। और दोस्तों 5 टीमों के नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और एक टीम बचती है आपकी गुजरात। इन दोस्तों 5 टीमों ने भाग लिया था इस खेल के अंदर। जीता कौन? दोस्तों मुंबई इंडियंस। हारा कौन? दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि उप विजेता। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसी के अंदर दोस्तों ये कौन सा संस्करण था? ये पहला संस्करण था। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका स्पॉन्सर कौन था? टाटा। टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। दोस्तों हमसे अगला सवाल क्या पूछा गया देखते हैं। खारची महोत्सव, खारची महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो एसएससी बार बार परीक्षा में पूछता है। किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछा ही जाता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको याद ही होगा। खारची महोत्सव का संबंध कहाँ से है? तो आपको याद होगा त्रिपुरा से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहीं से नोट कराता हूँ। मेघालय में दोस्तों एक फेस्टिवल मनाते हैं बांग्ला फेस्टिवल। कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय मनाते हैं। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं चेरी ब्लॉसम। कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और यहाँ पर दोस्तों 3 तरीके की पहाड़ी पाई जाती हैं। गारो, खासी और जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में।
और आपसे सवाल पूछा गया था कि सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी के नीचे होती है? खासी पहाड़ी के नीचे सबसे अधिक वर्षा होती है। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। नागालैंड, आपको याद आ रहा होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। असम, अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? कामाख्या माता मंदिर। और वांचुआ फेस्टिवल, इन सबका संबंध कहाँ से? असम से। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 8वां रायसीना डायलॉग 2023 की मुख्य अतिथि कौन थे? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल। अगर आपसे पूछा जाए रायसीना डायलॉग जो 8वें क्रम का था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? अपने भारत देश में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों कौन आई थी? तो आपको याद होगा जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की दोस्तों महिला प्रधानमंत्री थी। कौन आई थी? जॉर्जिया मेलोनी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट कर लें। कहाँ की महिला प्रधानमंत्री? इटली की। इटली की। अब दोस्तों इटली से आपको 2 से 3 चीजें याद आनी चाहिए। क्या क्या? एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में। और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में। अब बात करें अब्दुल फतेह अल सीसी, ये दोस्तों कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो आपको याद होगा इजिप्ट, मिस्र के। कहाँ के हैं? मिस्र के। अब दोस्तों अगर आपको याद हो 74वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में दोस्तों कौन आए थे? ये अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। क्रिप्स हिम्किंस दोस्तों कौन है? ये न्यूजीलैंड। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया है न्यूजीलैंड की पूर्व दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? जैसिका अर्डर्न। और वर्तमान में कौन बन चुके हैं? क्रिप्स हिम्किंस बन चुके हैं। ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब दोस्तों एक नाम बचता है हमारा ऋतुराज अवस्थी। इनका संबंध दोस्तों आपको याद होगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। कौन से? 22वें। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना ऋतुराज अवस्थी। यह सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षाओं को लेकर। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, होमवर्क में आप उसका जवाब दीजिएगा। SCO इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? SCO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आपके होमवर्क का सवाल है, इसको आप कमेंट कर बताने वाले हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपका दोस्तों 14 जुलाई से SSC CGL या उसके बाद SSC CHSL या MTS या कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार BPSC, अगर आपका कोई सा भी एग्जाम है, तो दोस्तों कल मैं एक ऐसी क्लास लेके आने वाला हूं, उसके अंदर सारी स्टैटिक जीके को मैं कवर करने वाला हूं महत्वपूर्ण सवालों के साथ। खास तौर से आपके SSC CGL को ध्यान में रखकर कल की क्लास आपके लिए बनाई जाएगी। कमेंट करके बताएं दोस्तों क्या आपको इस क्लास की ज़रूरत है कि नहीं। अगर आप दोस्तों कमेंट करके बताएंगे तो एक स्टैटिक जीके की बड़ी क्लास मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, जिसमें अच्छे खासे सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दीजिएगा।